हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम पोयम में क्लास 12 हिंदी आरओ बुक के लास्ट चैप्टर की तरफ पहुंच चुके हैं। तो लास्ट चैप्टर जो है छोटा मेरा खेत और बगुलक का पंख, जिसके लेखक है उमा शंकर जोशी, वो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेखक का परिचय देखेंगे, फिर चैप्टर्स का मेन पार्ट देखेंगे, फिर देखेंगे हम अपनी व्याख्या। ओके, तो उमा शंकर जोशी जी का जन्म सन 1911 गुजरात में हुई थी और उनकी प्रमुख रचनाएं हैं विश्व शांति, गंगोत्री, निशित, प्राचीन, आतिथ्य, वसंत वर्षा, महाप्रस्थान, अभिज्ञा, सपना भरा, साहिद, श्रावणी मेनो, विषामो, पाड़ाकांजन्या, गोष्ठी, उघाड़ी बाड़ी, कलात्कबी इत्यादि। और उनका निधन सन 1988 में हुआ था। तो यहाँ पे सबसे पहले हम छोटा मेरा खेत देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे प्रस्तुत कविता छोटा मेरा खेती के रूपक में कवि कर्म के हर चरण को बांधने की कोशिश के रूप में पढ़ी जा सकती है। कागज का पन्ना जिस पर रचना शब्दबद्ध होती है, कवि को एक चौकोर खेत की तरह लगता है। इस खेत में किसी अंधकार के प्रभाव से किसी क्षण एक बीज बोया जाता है। यह बीज रचना, विचार और अभिव्यक्ति का हो सकता है। यह मूल रूप कल्पना का सहारा लेकर विकसित होता है और इस प्रक्रिया में स्वयं विगलित हो जाता है। इसे शब्दों के अंकुर निकलते हैं और अंततः कृति एवं पूर्व स्वरूप ग्रहण करती है, जो कृषि कर्म के लिहाज से पुष्पित पल्लवित होने की स्थिति है। तो आइए अब हम छोटा मेरा खेत का 4-5 लाइन पढ़ के उसकी व्याख्या समझते हैं। तो देखते हैं 4 लाइन। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अधड़ कहीं से आया, छनका बीज वहां बोया गया। तो यहाँ पे प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि जिस प्रकार किसी किसान का एक छोटा सा चौरस खेत होता है, उसी प्रकार कवि का कागज से बना एक पृष्ठ उसके चौरस खेत के समान है। उस किसान के खेत में कहां से आंधी तूफान के साथ एक फल में कोई एक बीज उखड़ कर आ जाता है और वहीं वह पर ठहर जाता है, उसका वहां बिना किसी योजना के ही रोपण हो जाता है। इसी प्रकार कवि के जीवन में भी भावनात्मक आंधी कहीं से अचानक आ जाती है और इस भावनात्मक आंधी से कोई रचना, विचार या अभिव्यक्ति पल भर से बीज रूप में उसे मिल जाती है, जिससे वह रचना का निर्माण करता है। यहाँ पर कवि ने अपने जीवन की तुलना एक छोटे से किसान से की है तथा अपने काव्यकृत को उसकी खेती करने के सम्मान माना है। तो आइए कविता में आगे बढ़ते हैं। ओके, तो कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल के नया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। तो यहाँ पे कवि कहते हैं, इस पंक्तियों में कवि कहते हैं कि बीज रोपण के बाद उस पर विभिन्न रसायनों यानी केमिकल्स का काम किया जाता है और वह बीज न होकर अंकुर को उत्पन्न करता है। उसी प्रकार काव्यालेख में मूल विचार या अधिनादिक काल्पक की सहायता से विकसित होता है और इन प्रक्रिया में स्वयं विगलित हो जाता है। अर्थात मूल भाव अपने साथ कल्पना का मिश्रण पर काव्य के निर्माण में सहायक है और अंततः कृति एक पूर्ण स्वरूप धारण करने के लिए शब्दों के आकार फूटने आरंभ हो जाते हैं। इस बीज का विकास अंत में एक खिले हुए फूल तक पहुंच जाता है। यह अपने पूर्ण रूप की प्राप्ति कर लेता है। इसी प्रकार शब्दों के विकास व वृद्धि से एक पूर्ण स्वरूप कृति का निर्माण होता है। इसी कृति के निर्माण को हम कृष्टि श्रेष्ठ में पूर्णतः पल्लवित होने की स्थिति कहते हैं। तो आइए अब कविता में और आगे चलते हैं। झूमने लगे फल रस और लौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाए छन की, कटाई अनंतता की, लूटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। तो यहाँ पे प्रस्तुत कवि पंक्ति में कवि कहते हैं कि कवि उस बीज के बारे में आगे बताते हुए कहते हैं कि हिंदी की 6
फल से भरपूर बन गया है, उस पर अमृत के समान मीठे रसीले फल आ गए हैं। बीज की पल भर की रोपाई के कारण ही आज यह पुष्प व फल युक्त बन पाया है। इस फलों का कितना बड़ा भाग लंबे समय तक नी प्राप्त होता रहता है, जबकि जो कि बार बार तोड़े जाने पर खत्म नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। इस प्रकार कवि इन पंक्तियों के माध्यम से नव विचार द्वारा निर्मित अलौकिक रस धारा को प्रदान करती हुई साहित्यिक कृति का निर्माण पल भर में उत्पन्न विचार रूपी बीज के कारण ही संभव हुआ है। पर जब यह रस धारा अनंत काल तक चलने वाली कटाई से भी कम नहीं होती है, अर्थात इस कृति के पढ़ने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और इस कृति रचना रूपी फल का अमृत रस पान करती रहती है। कवि का विचार है कि रस से भरा यह कभी न खत्म होने वाला बर्तन सदा के लिए स्थिर हो जाता है, अर्थात उत्तम साहित्य कालजयी होता है और असंख्य पाठकों द्वारा असंख्य बार पढ़ा जाता है। नम कृति के असंख्य पाठ होते हैं, इसीलिए उस कृति का निर्माण जिस विचार व कल्पना के कारण होता है, यह असंख्य लोगों को विचार बन जाता है। फिर भी कवि अपने मन काव्य कृत को एक छोटे चौकोने खेत के समान मानता है और इस खेत के विचार रूपी बीज के द्वारा फसल की रचना और को बनाता रहता है और रचना रूपी फसल किसानों को फसल की तरह जल्दी से नष्ट नहीं होती, समय अवधि तक चलती रहती है। तो आइए अब देखते हैं हम बगुलों के पंख, इसका पार्ट 2। तो बगुलों के पंख का पढ़ते हैं। सबसे पहले, नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख चुराए लिए जाती वो मेरी आंखें, कजरारे बादलों की छाई नम छाया तैरती सांझ की छतेज श्वेत काया, हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रख्यो वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, नभ में पाती बंधी बगुलों के पंख। तो यह प्रस्तुत कविता बगुलों के पंख हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह से, राइट, ये तो आपको पता है। तो यहाँ पे प्रस्तुत पंक्ति में कवि प्राकृतिक सौंदर्य का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है तथा इसके द्वारा मन पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आत्मगत रूप से वर्णन किया है। तो यहाँ पे प्रस्तुत पंक्ति में जो मैंने 4-5 लाइन पढ़ा, उसमें कवि कहते हैं कि उनकी संध्या काल का दृश्य अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। आकाश में उड़ते हुए बगुलों की पंक्ति में चलने का दृश्य उनकी आंखों को अत्यंत प्रिय लगता है। ये दृश्य उनकी मन रूपी आंखों को चुरा ले जाता सा प्रतीत हो रहा है, अर्थात वो उसमें गुम हो जाना चाहते हैं। कवि संध्या सौंदर्य यानी इवनिंग का जो सुंदर होता है ना, का वर्णन करते हुए कहते हैं कि काले काले बादलों की परछाई पूरे आकाश में छाई हुई है तथा इन काले कजरारे बादलों के ऊपर ये बगुले की पंक्ति इन पर तैरती सांझ के सफेद रंग के शरीर में समान प्रतीत होता है। काले बादलों पर संध्या का सफेद प्रकाश रूपी शरीर तेजी से जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। संध्या काल के इस दृश्य को कवि अपने अंदर समेट लेना चाहते हैं, लेकिन कवि कहते हैं कि धीरे धीरे यह दृश्य अपने जादू में मुझे बांधता जा रहा है। कवि को यह दृश्य अत्यंत मनमोहक लग रहा है, इसीलिए वे चाहते हैं कि इस दृश्य को कोई भी यदि कुछ ही देर के लिए रोक दे तो वह उसका अच्छी तरह से निहार करके ग्रहण कर लेंगे। कवि इस संध्या के सुंदर दृश्य को देखकर बाकी सब कुछ भूलकर इसी में डूब सा रह जाते हैं। कवि को काले बादलों में एक साथ मिलकर पंक्ति के रूप में उड़ते सफेद बगुलों का सुंदर चित्र अपने ओर आकर्षित कर रहा है और यह दृश्य कवि की आंखों में बसता जा रहा है। उसे अपनी आंखों से कुछ और नजर नहीं आ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे यही संध्या चित्र उनकी आंखों को चुरा ले गया है। तो यहाँ पे ये चैप्टर छोटा मेरा खेत और बगुलों का पंख खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्याख्या समझ में आए हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।